हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 2017 की 11 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज द फाइनेंस कमीशन। तो आप लोग को मालूम होगा कि फाइनेंस कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और ये 1951 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में से एक है। 22 नवंबर 1951 को ये यूज़ में आया था पहली बार, 22 नवंबर 1951, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। और इसका मेंशन आर्टिकल 280 में भी मिलता है। आर्टिकल 280 इसी के लिए है और इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट। इसका काम होता है, फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि ये रिकमेंडेशन देता है कि टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट और यूनियन के बीच में वो किस प्रकार से होगा, इस पे इसकी राय रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर द रिजर्व बैंक एक्ट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ था। डेट आप लोग देख लो, ये डेट भी स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है। 1 अप्रैल 1935, 1935 फर्स्ट ऑफ अप्रैल। तो ये डेट स्पेसिफिकली पूछा जाता है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। 1935 कॉमन है, सबको याद रहता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बन चुका है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आरबीआई से कि ये नेशनलाइज कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 1 जनवरी 1949 को ये नेशनलाइज हो गया था आरबीआई। और एक और क्वेश्चन इस पे बनता है जो कई बार एसएससी ने पूछा है कि ये किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। तो याद रखना है कि हिल्टन यंग कमीशन नाम था, हिल्टन यंग कमीशन। इनके रिकमेंडेशन पे आरबीआई को अलग किया गया था सेंट्रल बैंक से। पहले सेंट्रल बैंक ही जो है वो इंपेरियल बैंक जो था वो पहले सेंट्रल बैंक हुआ करता था इंडिया का। तो आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई कंट्रोल करता है सारे मॉनेटरी पॉलिसीज को और रेगुलेट करता है सारे बैंकिंग पॉलिसीज को। जितने भी बैंक हैं सारे आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रिशम्स लॉ इन इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू, यानी ग्रिशम्स का लॉ क्या है अर्थशास्त्र में। तो ग्रिशम्स का लॉ कहता है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। इसको एक एग्जांपल से आप समझो कि अगर मान लो 5 रुपए के सिक्के हैं। पहले तो 5 रुपए का एक सिल्वर कलर का सिक्का चलता था, अब एक गोल्डन टाइप का सिक्का आ गया है जिसपे कि क्या क्या किस चीज़ की है वो लेयरिंग, पीतल की किस चीज़ की लेयरिंग है उसके ऊपर। तो मान लेते हैं जो पुराना वाला सिक्का था उसमें जो मेटल यूज़ हुआ था वो अलग था, और अभी जो 5 का सिक्का चल रहा है जो कि हल्का गोल्डन कलर का है उस पे उसके ऊपर जो लेयरिंग है वो अलग मेटल की है। तो जो पुराना वाला सिक्का था मान लेते हैं उसका मेटल थोड़ा बेहतर था, और अभी वाला जो 5 का सिक्का है मान लेते हैं उसका मेटल थोड़ा सा घटिया है या फिर वो थोड़ा कम महंगा है, और पुराना वाला सिक्का ज़्यादा बेहतर था। तो ग्रेशम्स लॉ कहता है कि अगर 2 टाइप की मनी है जिसमें से कि एक मनी है जो बेहतर है और एक मनी है जो कि उससे थोड़ी कम क्वालिटी की है, तो जो बेहतर क्वालिटी वाली मनी होगी लोग उसको होल्ड करने लगेंगे, लोग उसको जमा करने लगेंगे, काला बाजारी उसकी शुरू हो जाएगी, उसको गला के पिघला के कुछ करके कुछ और चीज़ बनाने लगेंगे, या फिर उसको सेल करने लगेंगे, या फिर उससे मेटल एक्सट्रैक्ट करने लगेंगे, या फिर और कुछ काम उससे होने लगेगा। यानी बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, यानी कि खराब जो मनी है, जो घटिया वाला सिक्का है वो मार्केट में रह जाएगा और जो अच्छा वाला सिक्का है वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो ग्रेशम्स का लॉ यही कहता है। ऑप्शन देखते हैं, सप्लाई एंड डिमांड तो दूर दूर तक नहीं है, सप्लाई एंड डिमांड ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी नहीं, कंजम्पशन एंड सप्लाई ये भी नहीं, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी तो इसी से रिलेटेड है कि बैड मनी रह जाता है और गुड मनी आउट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट डज द फर्स्ट स्टेप ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिकेट। अब देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 3 स्टेजेस पे है। अब तक जो मैंने पढ़ा 3 स्टेजेस के हैं। तो पहले क्या होता था कि हमारी मेडिसिन उतनी डेवलप हुई नहीं थी, हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो उतना डेवलप था नहीं। तो क्या होता था, जो डेथ रेट थे, मरने मरने की जो रेट थी, जो लोगों की डेथ हो जाती थी, पहले तो मलेरिया, हे फीवर, छोटा मोटा बुखार से भी लोग मर जाते थे। तो पहले डेथ रेट हाई थी, और बच्चों का जो पैदा होने का रेट था, जो बर्थ रेट था, वो भी हाई था। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज जिसमें दोनों चीज़ हाई था। उसके बाद क्या आया, सेकेंड स्टेज, जहाँ पे मेडिसिन की क्वालिटी इंप्रूव हुई, मेडिकल साइंस ने तरक्की करी। तो फिर क्या हुआ, लोग जो छोटी मोटी बीमारियों से मर जाते थे वो बचने लग गए। तो डेथ रेट थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ गया, डेथ रेट घट गया। लेकिन लोगों को बच्चे पैदा करने का आदत फिर भी वही था, रेट वही चल रहा था, लोगों को कुछ नहीं पता था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कोई चीज़ होती है। तो सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, सेकेंड स्टेज में हो गया कि डेथ रेट कम हो गई, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई था। फिर आता है थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज में क्या होता है कि लोगों को बर्थ कंट्रोल पिल्स आ गए और बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो डेथ रेट भी कम हो गई क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई थी, और बर्थ भी कंट्रोल हो गया। तो दोनों चीज़ कम हो गई, ये हो गया थर्ड स्टेज में। तो आपसे कोई भी स्टेज पूछे तो आप ये कॉमन सा रूल है, तीनों याद कर लो और ये इसके थ्रू आप निकाल लोगे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फर्स्ट स्टेज क्या था, फर्स्ट स्टेप ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो पहला स्टेप में क्या था कि उस समय तो दवाई भी नहीं थी, तो डेथ रेट हाई था, और कुछ प्रोटेक्शन भी नहीं था, तो बर्थ रेट भी हाई था। तो देखो हाई बर्थ और डेथ रेट कौन सा है, पहला ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Who among the following considered right to constitutional remedies to be the heart and soul of Indian Constitution? अगर आपको मालूम है तो ये आर्टिकल 32 में आता है, आर्टिकल 32 में आता है, और ये बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या करता है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आपको बोलने की आज़ादी है, मान लो आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है या बोलने पर आपको जेल में बंद कर दिया जा रहा है, तो आपके पास अधिकार है इस आर्टिकल के थ्रू कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने लिए न्याय मांग सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंडर विच रिट द कोर्ट्स सॉट टू प्रोड्यूस अ पर्सन इन द कोर्ट सस्पेक्टेड टू बी मिसिंग और इन कस्टडी। तो ये जो रिट है, पहले तो ये जान लो टोटल 5 तरह के रिट्स होते हैं, 4 तो यहीं पे दिए हुए हैं, मैंडेमस, क्वो वारंटो, सर्टियोरेरी, हेबियस कॉर्पस, और एक होता है प्रोहिबिशन। ये 5 टाइप्स के रिट्स होते हैं। एक मैं अभी बता दूंगा, 4 आप लोग सर्च करके पढ़ लेना। इसका सही आंसर है हेबियस कॉर्पस। इस रिट के, ये रिट तब लोग दायर करते हैं जब मान लो कोई इंसान है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया, फिर भी पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और 24 घंटे से ज़्यादा थाने में बंद करके रखती है या कहीं और बंद करके रखती है, 24 घंटे से ज़्यादा, और बिना न्यायिक हिरासत मांगे हुए 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस किसी को नहीं रख सकती है। ये रूल है, भारत का संविधान है कि आपको बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती अरेस्ट करके, और अगर ऐसा रखती है तो ये वाला रिट दायर हो सकता है और आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो। तो ये रिट ये पावर्स देता है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इनकी मैं पिक्चर डाल दूंगा यहाँ पे, वो आप लोग देख लेना। इनका नाम है जस्टिस नागेंद्र सिंह। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका ये करेक्ट है। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये 1985 से 1988 के बीच इंटरनेशनल कोर्ट में रहे थे, और ये भारत के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं, और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अगर आप लोग को टाइम मिले तो जरूर इनके बारे में कुछ पढ़ना। आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was propounded by the Supreme Court in the।
बहुत ही फेमस केस था और जो भी लोग लॉ पढ़ते हैं वो लोग को उन लोगों को इस केस के ऊपर बकायदा एक चैप्टर पढ़ाई जाती है। आंसर है इसका केशव नंदा भारती केस। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये केस क्या था, तो इसमें केशव नंदा भारती जी जो हैं इन्होंने चैलेंज किया था स्टेट ऑफ केरला को लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर, जिसमें जैसे हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं इनके पास पावर है कि ये कोई भी लॉ बना के पास कर सकते हैं, किसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो हमारा कोई भी रूल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि पुराना हो चुका है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उस रूल को अमेंड कर दे। तो इनका इनका जो ये केस था केशवानंद भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, इसमें सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबी बेंच बैठी थी 13 जजेस की, जिन्होंने 68 दिन सुनवाई करने के बाद इस पे फैसला दिया था। और ये हिस्टोरिक फैसला था क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी पार्लियामेंट में बैठ करके जो रूल पास करते हैं पार्लियामेंटेरियंस, वो कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते, संविधान के साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं कर सकते जिसमें कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होता हो। यानी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप अमेंड कर सकते हो, रूल्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको एक हिस्टोरिक जजमेंट माना जाता है, जिसका थर्ड आंसर करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पास्ड इन 1909। तो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पास हुए थे, जिसका कि जो मेन, वैसे तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स थे कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन भी मिला था कि आप लोग अपनी राय रख सकते हो, पर उसके अलावा जो मेन था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव वो था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए अलग इलेक्टोरल सिस्टम स्थापित किया गया पहली बार, और यहीं से पहली बार हिंदू मुस्लिम में फूट डल गई थी। और जो मुस्लिम लीग था उन्होंने तहे दिल से इसका स्वागत किया था। 1906 में मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुई थी और उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि अंग्रेज़ों की तो आदत ही थी कि वो हिंदू मुस्लिम फूट डाल करके अपना काम निकलवाते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने पहली बार यही किया कि इलेक्टोरल सिस्टम ही अलग कर दिया हिंदू मुस्लिम का, और वहां से पहली बार हिंदू मुस्लिम में जो है बड़ी फूट पड़ गई थी। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर हो जाएगा इम्प्लीमेंटिंग सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सेशंस ऑफ आवर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं और ये तीनों ही सही, ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। पार्लियामेंट का जो पहला सबसे स्टार्ट में सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, जो कि चलता है जनवरी से मई तक। मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट जो होता है बजट सेशन ये जनवरी से मई तक चलता है, इसके बीच में बजट पेश होता है। उसके बाद जो दूसरा हमारा आता है मॉनसून सेशन, जो कि जुलाई से शायद सितंबर, हाँ सितंबर तक चलता है। और थर्ड होता है हमारा विंटर सेशन, जो कि नवंबर दिसंबर, ये 2 महीने के बीच चलता है। तो ये तीनों सेशन जो हैं ये संसद के हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61, देयर वर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, विच वन ऑफ देम इज अ लव मैरिज। तो इसका आंसर तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, गंधर्व विवाह इसका आंसर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो ये गंधर्व विवाह ये लव मैरिज है। तो अब ये देख लो ब्रह्म विवाह ये क्या होता है। तो ब्रह्म विवाह क्या होता है, वैसी शादी जो वैदिक पीरियड में होती थी जहाँ पे कि सेम वर्ण होता था, वर्ण सेम होता था, यानी कि सेम कास्ट में मैरिज हो रहा है, सेम वर्ण में हो रहा है, जिसमें कि सारे राइट्स किए जा रहे हैं और प्रॉपर जितने भी रिचुअल्स हैं वो भी किए जा रहे हैं सब चीज़ों के साथ, और प्लस डाउरी भी दी जा रही है, दहेज भी दिया जा रहा है। ये सब मिला करके जो शादी होती थी ना वो होता था ब्रह्म विवाह। इसको बहुत ही आदर्श विवाह माना जाता था। आगे चलते हैं, दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा है दैव विवाह। ये देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, फादर डोनेट्स हिज डॉटर टू द प्रीस्ट और एज ए दक्षिणा। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पिता होता है वो अपनी बेटी को प्रीस्ट को दक्षिणा के रूप में अपनी बेटी दान में दे देता है, उसको कहते हैं दैव विवाह।
और थर्ड है, फोर्थ है हमारा अर्श विवाह। इसमें क्या होता है, इसमें फादर जो है वो मनी एक्सेप्ट करके बेटी को दे देता है, तो इसको शादी नहीं कहेंगे, इसको एक तरीके से बेचना कहेंगे। तो ये फोर्थ अर्श विवाह हुआ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। धर्मपाल जो है इन्होंने फाउंड किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। और ये कहाँ पे है अभी, तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, बिहार में। और किस वंश के अंडर था ये, धर्मपाल जो थे किस डायनेस्टी के किंग थे, तो ये पाल वंश के थे, पाला एम्पायर थे धर्मपाल। और इन्होंने कब बनवाया था, तो 1783 से नियरली 820 एडी के आसपास इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करवाया था। और इससे रिलेटेड जैसे विक्रमशिला तो जान गए, आप नालंदा के बारे में भी कुछ बता देता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। नालंदा अराउंड 500 एडी के टाइम पे बना था, गुप्ता के अंडर, गुप्ता एम्पायर के अंडर। और जो रूलर थे उस समय जिन्होंने बनवाया था उनका नाम था कुमार गुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त वन, कुमार गुप्त फर्स्ट। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा किसने था, तो वो भी याद कर लिए, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। बख्तियार खिलजी नाम था इसका। और इसने कब तोड़ा था, तो 1202 में आक्रमण करके इसने पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी जला के खाक कर दिया था। और इसी के नाम पे बख्तियारपुर नाम का एक रेलवे स्टेशन भी है बिहार में, बड़े अफसोस की बात है। और एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी है, उसके बारे में भी जान लो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबसे पुराना जो था वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी था। और अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है। और कहा जाता है कि इसको श्री राम के भाई जो भरत थे उन्होंने बनवाया था, ऐसा कहा जाता है, अराउंड 2700 BC अगो। और जो इसका तोड़ने का श्रेय जाता है, ये जाता है हुन्स को, जिन्होंने आकर के तक्षशिला यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया नियर बाय 600 एडी में। चलते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हु वॉज द जर्मन जनरल निकनेम्ड डेजर्ट फॉक्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इनकी फोटो में डाल दूंगा, यहाँ पे आप लोग देख लेना। ये जर्मन जनरल थे और फील्ड मार्शल भी रह चुके थे, वर्ल्ड वॉर 2 में ये लड़े भी थे। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है जनरल एरविन रोमेल, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। हिटलर के काफ़ी करीबी भी थे ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंडर विच ट्रीटी ब्रिटिश कंपनी गॉट द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा फ्रॉम मुगल रूलर शाह आलम टू। तो शाह आलम द्वितीय से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में इन्होंने ले लिया था। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी, तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जहां पर अवध के नवाब, अवध के राजा और शाह आलम टू और मीर कासिम, इन सब ने मिल करके ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी थी, जिनमें ये लोग हार गए थे बैटल ऑफ बक्सर में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। तो ये 1765 के आसपास शायद हुआ था। 1764 में तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। और ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ब्लू रिवॉल्यूशन। तो फिशिंग जो है ये रिलेटेड है ब्लू रिवॉल्यूशन से। ब्लू से नीला, नीले से समंदर, तो याद हो जाएगा आप लोग को आराम से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय मैकमोहन लाइन। अब देखो 3 लाइन पे बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डुरंड लाइन, मैकमोहन लाइन और रेड क्लिफ लाइन। तो एक बार जान लो क्या है। तो डुरंड लाइन जो है ये पहले थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। अब क्या है, इंडिया डिवाइड हो गया इंडिया पाकिस्तान में। तो अब ये लाइन किसके बीच पड़ती है, अब ये लाइन पड़ती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और रेड क्लिफ लाइन है एक, तो रेड क्लिफ लाइन किसके बीच पड़ती है, तो रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच पड़ती है। और जो थर्ड है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मैकमोहन लाइन, तो ये पड़ती है इंडिया और चाइना के बीच, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द विंड स्पीड।
तो इसको देखिए ऑप्शन से कैसे छांटते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ से विंड स्पीड निर्धारित होती है, गलत। इंसुलेशन गलत। नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी गलत। पहला ऑप्शन सही है। प्रेशर ग्रेडियंट, जब प्रेशर बनता है एटमॉस्फेयर में तो विंड स्पीड जो है वो चेंज होती है, तो पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच टू लेयर्स ऑफ द अर्थ डज द गुटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी लाइज। इसकी मैं एक पिक्चर डाल दूंगा, इजी रहेगा आप लोग को समझने के लिए। अराउंड 2900 किलोमीटर नीचे अर्थ के क्रस्ट से 2900 किलोमीटर हम लोग जब नीचे चले जाएंगे, जहां मेंटल और कोर उन दोनों का जो बीच का लाइन होगा ना, जहां से मेंटल खत्म होता है और कोर स्टार्ट होता है, वो उस लाइन को हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि वहां के नीचे जो है ना वो लिक्विड है और सीस्मिक वेव्स जो है वो चेंज हो जाती है वहां के नीचे से। वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है सिस्मिक वेव्स की, इसी को गुटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रस्ट एंड द मेंटल। तो क्रस्ट की तो बात ही नहीं बताई मैंने, मेंटल और कोर बताया मैंने, तो पहला ऑप्शन यहाँ से खत्म। मेंटल एंड कोर दूसरा ऑप्शन सही है, अपर एंड लोअर मेंटल नहीं, इनर एंड आउटर कोर नहीं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रेन रिसीव्स एंड सेंड्स सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ। तो देखो मैग्नेटिक और मैकेनिकल इंपल्स तो आप लोग ऐसे ही यहाँ से ही आप लोग आउट कर दोगे कि ये दोनों तो होता ही नहीं है। केमिकल इंपल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने बायोलॉजी थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आप लोग को मालूम है कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। अगर आप लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा कि एक्सॉन में कैसे कनेक्ट होता है और इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे जाती है, तो आप लोग को याद होगा। नहीं याद है तो इसको रट लो, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू जो है सिग्नल्स सेंड ब्रेन जो है वो रिसीव और सेंड करता है। आगे चलते हैं। विटामिन के रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फेवरेट क्वेश्चन एसएससी का, ब्लड क्लॉटिंग। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, थर्ड करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग चीफली थ्रू। तो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक कैसे पास होता है? एंजाइम से? नहीं। गैमेट्स? ये भी नहीं। सेंट्रोसोम? ये भी नहीं। तो क्या बचा? जीन्स। तो यही करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज ऑफ देयर। अब देखो लाइजोसोम क्या होता है, पहले तो उसका स्ट्रक्चर देख लो। लाइजोसोम क्या होता है कि ये सेल के अंदर मौजूद रहता है और इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये आंसर नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो अगर मान लो लाइजोसोम इन्फेक्ट हो गया या वो लाइजोसोम जो है वो उसकी डेथ हो गई, मर गया वो सेल, तो वो क्या करता है, वो रप्चर हो करके उस पूरे सेल को, जिस सेल के अंदर लाइजोसोम था उस पूरे सेल को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, उस पूरे सेल की डेथ हो जाती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। तो इस एक्टिविटी को कहते हैं फैगोसाइटिक एक्टिविटी, फोर्थ ऑप्शन। अगर एंजाइम पूछा जाए तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम करेक्ट है कि उसके अंदर होता है, लेकिन क्यों, किस एक्टिविटी से मारता है, तो ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी डज द डिटॉक्सिफिकेशन। सबको पता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो लीवर जो है वो हमारा डिटॉक्सिफाई करता है अगर हम लोग कुछ भी टॉक्सिक खा पी लें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, लिवर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायफ्राम इज अ मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज फिक्स्ड। तो ये डायफ्राम कहाँ पे फिक्स किया जाता है? आप लोग को मालूम हो तो ये वुमेन्स यूज करती हैं और ये यूट्रस में नहीं लग सकता, फलोपियन ट्यूब वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ओवर सर्विक्स। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सोप बबल्स लुक कलरफुल इन वाइट लाइट। तो अगर आपने कभी देखा हो कि साबुन अगर आप लोग हाथ में लगाते हो और धूप में ये ब्राइट वाइट लाइट में अगर आप देखो तो उसमें 6-7 टाइप के कलर दिखेंगे आपको, पिक्चर में डाल देता हूँ वो भी देख लो। तो ये क्यों होता है? तो ये इंटरफेरेंस के कारण होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जब लाइट आ रही होती है ना, अलग अलग जगहों से रिफ्लेक्ट होके,
तो उसके कारण इंटरफेरेंस के कारण जो है वो हमें अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। आपको मालूम हो कि वाइट लाइट जो है वो सारे कलर से मिलके, सातों कलर से मिलके बना होता है, इसलिए वो इंटरफेरेंस हो जाता है। तो इस फेनोमेनन को इंटरफेरेंस कहते हैं और इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कॉमन फ्लोरोसेंट ट्यूब कंटेन्स, मर्क्यूरी का वेपर होता है उसमें, जो कॉमन फ्लोरोसेंट बल्ब होता है हमारा, मरकरी वेपर। बहुत इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मान लो ये स्टोन है, ये नीचे गिर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घटते घटते जीरो हो जाएगी नीचे आने के बाद, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जब मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डाउन हो जाएगी। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए डेटा वेयर हाउस इज ऑलवेज। तो डेटा वेयर हाउस क्या है? जहाँ पे बहुत सारे डेटास कलेक्ट होकर रखे रहते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड उसकी यूज उसका उसका यूज किया जाता है। तो उसको हमेशा सब्जेक्ट ओरिएंटेड रखेंगे तभी तो ढूंढ पाएंगे कि किस काम के लिए कौन सा डेटा यूज करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो कुछ होगा ही नहीं। प्रोग्राम ओरिएंटेड होता है लेकिन यहाँ पे नहीं रखा जाता, और कंपाइलर ओरिएंटेड भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका। आगे चलते हैं। द टर्म हैकर वाज ओरिजिनली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले हैकर उन लोगों को कहा जाता था जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते थे। जब कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी हो जाती थी तो उनको बुलाया जाता था, आओ सर थोड़ा हमारा भी ठीक कर दो। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि जब कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती थी तो उनको बुला के हम लोग ठीक करा देते, उनको हैकर कहते थे। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर द यूज ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का यूज का रीजन क्या है? आंसर तो आप लोग को दिख ही गया होगा, पहले मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाइट होता है, कलरलेस होता है, पानी में घुल जाता है और यूज़ किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी। यानी पानी को क्लोरीन और फ्लोरीन निकालने के लिए, पानी से जो पानी है उसमें क्लोरीन फ्लोरीन की मात्रा अगर अधिक है तो उसको रिमूव करने के लिए भी सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ किया जाता है। और इसका मेडिसिनल यूज़ भी है, यानी दवाइयाँ भी बनती हैं इससे। और इसके साथ साथ एबिलिटी टू फॉर्म कम्प्लेक्शन, ठीक है। तो ये इसका आंसर करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड बेंजीन। माइकल फैराडे। अगर आपने कभी लूसेंट पढ़ी हो तो आप फटाफट ये सारे क्वेश्चन लगा दोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ फॉस्जीन। तो पहले फॉस्जीन के बारे में थोड़ा जान लो। इसका फॉर्मूला आता है COCl2। कलरलेस होता है, रिएक्टिव होता है, टॉक्सिक गैस होता है और ऑर्गेनिक केमिकल बनाने में इसका यूज किया जाता है। प्लास्टिक और पेस्टिसाइड्स भी बनते हैं इससे और इसका गंध भी बहुत खराब होता है, ठीक है। और इसका नाम है कार्बोनाइल क्लोराइड, COCl2। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हैवी वाटर इज मेड बाय। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स करते हैं तो हैवी वाटर बन जाता है। और आप लोग को मालूम हो हैवी वाटर जो है बहुत ही टॉक्सिक होता है हमारे शरीर के लिए, हमें गलती से भी नहीं पीना चाहिए। अगर कोई भी इंसान हैवी वाटर कंज्यूम कर लेता है तो मे बी उसकी डेथ भी हो सकती है अगर वो ज़्यादा पी ले। और 4-5 टेबल स्पून अगर कंज्यूम करता है तो बच जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंज्यूम करता है तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो चेन रिएक्शंस होते हैं, वो होने बहुत ही स्लो हो जाते हैं क्योंकि हैवी वाटर है ये। और उसके कारण जो बॉडी है उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और इवेंचुअली ऑर्गन फेलियर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर था बर्निंग ड्यूटेरियम इन ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन सही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ यूज्ड द टर्म इकोलॉजी फर्स्ट टाइम। तो इकोलॉजी सुनते आपके मन में आएगा डार्विन, ठीक है, लेकिन डार्विन इसका करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है इसका अर्नेस्ट हैकल। थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट है। और अब आप सोचोगे अर्नेस्ट हैकल कौन है? तो ये जर्मन जूलॉजिस्ट हैं और ये डार्विनिज्म के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे।
डार्विन से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। उनकी जो डार्विन की जो बुक थी, चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये पढ़ के ये बहुत ही ज़्यादा मूव हुए थे और उसके बाद ही इन्होंने भी इसमें अपना कैरियर बनाया, अर्नेस्ट हैकल। और इसके अलावा जो एक सेकंड ऑप्शन है ये रॉबर्ट विटेकर, इनका भी नाम आप लोग याद कर लो, ये भी कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन्होंने ही दिया है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? लेड इज द मोस्ट hazardous metal pollutant of automobile exhaust, सही है। The toxic effect of carbon monoxide is due to its greater affinity for hemoglobin as compared to oxygen, ये भी सही है। Photochemical smoke always contains ozone, ये भी सही है। तो all options are correct. Next question. Which of the following is related to the flagship scheme of Government of India, उड़ान? उड़ान से आपको समझ में आ गया होगा, उड़ने वाली बात हो रही है, तो किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है? सिविल एविएशन। सिविल एविएशन क्या होता है? नागर विमानन हिंदी में कहते हैं, और सिविल एविएशन ही रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी कार्गो जेट्स लेफ्ट राइट होते रहते हैं, सारा सामान यहाँ से वहाँ जाता है, सिविल एविएशन के थ्रू ही जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकेंड वाला, करेक्ट हो जाएगा इसका, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिज्ञासा has been launched by the government of India. Which of the following is correct about it? तो ये 2017 का ही क्वेश्चन है और उसी टाइम लॉन्च हुआ होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं सीधा। द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय CSIR इन कोलेबोरेशन विद केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड द मेन फोकस ऑफ द प्रोग्राम इज टू कनेक्ट स्कूल स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट्स। ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं क्योंकि पुराना करंट अफेयर है, तो फायदा नहीं है पढ़ के भी। आगे चलते हैं। थॉमस अल्वा एडिशन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक लैंप, एडिशन वाज एन। तो अमेरिका के साइंटिस्ट थे थॉमस अल्वा एडिशन। तो लूसेंट पढ़ लो, इसमें लूसेंट में आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कमिटी हैज रिकमेंडेड चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम इन द इंडियन क्रिकेट बोर्ड? लोढ़ा कमेटी। 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। आगे चलते हैं। और हाँ, लोढ़ा कमेटी की 1-2 और इम्पोर्टेंट चीज़ों में इनका हाथ है, वो भी पढ़ लेना। और इसके अलावा 1-2 और कमेटीज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, मंडल कमीशन भी पढ़ लेना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को कोई बताने नहीं आएगा, आप लोग खुद से जो जो क्वेश्चन आप लोग देखते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग खुद से ढूंढा करो कि उससे रिलेटेड और क्या पूछा जा सकता है, वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो पहला है हॉपमैन कप टेनिस, सही है। अजलान शाह कप हॉकी, ये भी सही है। सुधीरामन कप चेस, ये गलत है। उबर कप बैडमिंटन, ये भी सही है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है वो है सुधीरमन कप चेस। आगे चलते हैं। What was the earlier name of म्यूजिक डायरेक्टर A.R. रहमान? अगर आप लोग को मालूम हो तो A.R. रहमान पहले हिंदू हुआ करते, तो बाद में उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया। पहले इनका नाम दिलीप कुमार था, जो सेकंड ऑप्शन में है, और अब इन्होंने अपना नाम बदल के अल्लाह रखा रहमान, A.R. रहमान कर लिया। आगे चलते हैं। रऊफ इज ए फोक डांस, इट हैज इट्स ओरिजिन इन, ये तो कश्मीर का डांस है रऊफ। बाकी जैसे महाराष्ट्र का लवानी है, और काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी अलग अलग डांसेस होते हैं। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ये सारी डांसेस जो क्लासिकल डांसेस हैं और जो फोक डांसेस हैं, इसकी एक लिस्ट आप लोग बनाओ और उसको अच्छे से थोरोली याद करो, क्योंकि एक आध यहाँ वहाँ SSC पूछ लेती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ सिनेमा? तो सत्यजीत रे को मिला है। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये फिल्म डायरेक्टर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, एक अच्छे ऑथर भी हैं, और भी कई चीज़ों में इनका हाथ है। तो ये काफ़ी अलग अलग चीज़ों में इनको महारत हासिल है और काफ़ी अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द भारत रत्न रेसिपिएंट्स? तो ये सारे ही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, तेंदुलकर और लता मंगेशकर, सबको मिल चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया ऑप्शन में। विक्रम सेठ ने लिखी है
अ सुटेबल बॉय, और चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है ए टेल ऑफ टू सिटीज। इन दोनों को क्रॉस कर देना, सही हो जाएगा। और जो इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ए पैसेज टू इंडिया, ई.एम. फॉस्टर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिम्स्टेक पूछ रहा है, बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है इनमें से, ठीक है। तो आंसर तो दिख गया आपको, चाइना नहीं है इसका सदस्य, लेकिन याद कैसे करेंगे, इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं। बी से याद कर लो आप, बी से याद कर लो, बी से कौन कौन से कंट्रीज हो सकते हैं, बांग्लादेश और भूटान, ये दोनों बी से। आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया म्यांमार, ठीक है, एस से हो गया श्रीलंका, टी से हो गया थाईलैंड, और एक एक्स्ट्रा है भूटान, ठीक है। ये सारे कंट्रीज हैं इसके मेंबर। चाइना इसका मेंबर नहीं है, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड तीनों इसके मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है चाबहार पोर्ट। तो ये देख लो चाबहार पोर्ट, ये पोर्ट है ईरान में, भारत ने बनाया है ताकि मिडिल ईस्ट में भारत ट्रेड कर सके। और अभी अफगानिस्तान में भी भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, और वहाँ तालिबान जब से आए हैं तब से इंडिया की सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्ट्रॉय की जा रही हैं। तो अब तो यही पोर्ट बचा है जिससे भारत ट्रेड कर सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान, सेकंड ऑप्शन। द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान वॉज बिल्ट बाय, मैंने अभी भी बताया कि इंडिया का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, जिसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तालिबान, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, इंडिया ने ही बनवाया है पार्लियामेंट अफगानिस्तान का। नेम द रिवर विच इज़ अ रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो टीस्टा नाम की नदी है जो कि सिक्किम से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश को जाती है, और इसी रिवर के वाटर के लिए डिस्प्यूट है। इस रिवर का कितना वाटर इंडिया रखेगा और कितना वाटर बांग्लादेश को देगा। अब क्योंकि बांग्लादेश एक छोटा देश है और वो चारों तरफ इंडिया से ही घिरा हुआ है, नीचे बे ऑफ बंगाल है, तो वो काफ़ी डिपेंडेंट है इस नदी के पानी के ऊपर। तो इसके ऊपर भारत ने जब से पुल और बांध बनाने चालू कर दिए तब से बांग्लादेश को एतराज़ हो गया इससे। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस जो हैं ये ख़त्म हो गए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मुझे समय मिला तो मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।